मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। जितने भी बिहार के शिक्षक हैं इस समय गजब अंतर्द्वंदता की लड़ाई से अंदर जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनके अंदर मन में ऐसा बन गया है कि वो पढ़ाएं, पढ़ें, ज्वाइन करें, ट्रांसफ़र लें, करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। चाहे वो बीपीएससी वाले हों तो ट्रांसफ़र चाहिए, कारण कि उनका घर से काफ़ी दूर हो गया है नियुक्ति। विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चले गए हैं, तो वो अलग जूझ रहे हैं कि इतना सारा कुछ छोड़ कर के हम चले आए और मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं, है ना। नियोजित शिक्षक हैं जो अभी फ़िलहाल सबसे बेहतर हैं, वो सोच रहे हैं कि जहाँ हैं वहीं हैं, ठीक हैं, सारा कुछ मिल रहा है, अब क्या करें। प्रधान शिक्षक हैं तो वो अब सोच रहे हैं कि नियोजित शिक्षक थे हम तो इतना पैसा मिल रहा था, अभी प्रधान शिक्षक बनेंगे तो हमारी नौकरी नहीं हो जाएगी, सुविधाएं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षक का पे स्केल और प्रधान शिक्षक का पे स्केल में ज़्यादा अंतर नहीं है, वेतन में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ट्रांसफ़र घर से काफ़ी दूर भी हो, कुछ का ट्रांसफ़र नज़दीक हुआ है, कुछ का ट्रांसफ़र दूर हो गया है। तो नियोजित शिक्षक अलग चैन से हैं, अभी हल्के टेंशन में हैं लेकिन चैन से हैं। प्रधान शिक्षक बेचारे हैं कि वो अंतर्द्वंदता किसमें जूझ रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। अगर आपके पास 5 मिनट समय है तो सुन लीजिए, मन में जो होगा वही करिएगा। मेरा काम है आपको रास्ता दिखलाना, बतलाना, अपनी मन की बात को कहना। मेरा मन, मेरी बात अगर आपको सूट करता है तो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। नहीं सूट करता है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। अब आखिर देखिए कि इस समय बिहार में शिक्षकों के बीच एक बड़ा सवाल है, क्या नियोजित शिक्षक ही बने रहें या नहीं, विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता का फॉर्म भरें या नहीं भरें, ये भी जूझ रहे हैं। इनका भी एक बड़ा वर्ग है, अभी जो बचे हुए हैं इसमें भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, ये भी अंतर्द्वंदता से जूझ रहे हैं कि तीसरा का परीक्षा दें नहीं दें, चौथा का फॉर्म भरें नहीं भरें। ऐसा स्थिति बना हुआ है शिक्षकों के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा विडंबना है बिहार सरकार का। आखिर इतनी अफरा तफरी क्यों इतना मचा करके रखा है। जब प्रधान शिक्षक का लोग आवेदन दिया था तो पहले प्रधान शिक्षक को ज्वाइन करवा लेते, तब विशिष्ट शिक्षक जो बच जाते थे वो उनको फिर अपने हिसाब से करता। तो विशिष्ट शिक्षक जो बने, जो नियोजित से विशिष्ट बने, फिर वहाँ से फिर वो प्रधान भी बने, तो 15 दिन के लिए फिर वो नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर ज्वाइन करना पड़ा, जहाँ तहाँ दे करके। अभी 15 दिन मुश्किल से हुआ है, अब वो जहाँ तहाँ जा कर के ज्वाइन किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रिजल्ट आ गया प्रधान शिक्षक का, तब फिर लेटर आ गया है कि अब आप लोग 21 तारीख से लेकर के आगे तक आप इसको 21 से 30 तक आप यहाँ जाके ज्वाइन करिए। तो ये हो क्या रहा है, ये बात को समझ रहे हैं, सरकार के चाल को आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा माथा पर जोर डालिए, तब बात को समझ में आएगी सरकार का मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। आप ये जान लीजिए कि सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षकों के बीच में जो वित्तीय बोझ पड़ने वाला है, ये बोझ हौला हो जाए, सरकार का माथा हौला हो जाए। कारण कि इन सब जगह चाहे आप विशिष्ट शिक्षक बने या प्रधान शिक्षक बने, सेवाएं आपका नया हो जाएगा और आप 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में रहिएगा, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी चुनावी वर्ष है, सारा कुछ अगर 8वां वेतन का लाभ भी मिलेगा तो नियोजित शिक्षक को ही मिलेगा। नियोजित शिक्षक को मिलेगा 8वां वेतन का लाभ, सेवा काल में प्रोन्नति भी मिलेगी, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति मिलेगी, ईपीएफ का लाभ मिलेगा, जहाँ हैं चैन से हैं, है ना। और बाकी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं पैसा भी कम है, सुविधाएं भी 0 है। तो ये सब चीज़ों का दौर चल रहा है विशिष्टों के बीच में। बीपीएससी वाले बेचारे तो एकदम परेशान हैं, और खैर उनका बेचारा, उन लोगों का तो नया नौकरी है। मैं अपने छोटे भाइयों को और बहनों को मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी रहें बढ़िया से पढ़ाएं। अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल दौर में आप भी गुजर रहे हैं और जो 20 साल से सेवा कर रहे हैं वो भी गुजर रहे हैं। ये है कारण कि चुनावी वर्ष है, सरकार क्या करना चाहती है सरकार को भी नहीं पता है। तो देखिए, क्या नियोजित शिक्षक ही बने रहें? जी हाँ, अगर आपने सक्षमता नहीं दिया है, विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, तो आप नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, ये आपके लिए सबसे बेहतर है। जी हाँ, आप नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, सारा सुविधा आपके चौखट पर
हाँ, थैला में करके मिलने वाला है। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सक्षमता, फिर हम बताते हैं, अगर आपने सक्षमता नहीं दिया है, अगर आपने सक्षमता नहीं दिया है या तीसरा देने की बात सोच रहे हैं, तो अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें नियोजित शिक्षक ही सबसे परफेक्ट है। अब सवाल यह है कि क्या विशिष्ट शिक्षक बने, क्या विशिष्ट शिक्षक बने सक्षमता देकर, या फिर या नहीं, ऐसे कर या नहीं। क्या विशिष्ट शिक्षक बने, तो क्यों बने? अब सवाल है कि क्यों बने, विशिष्ट शिक्षक क्यों बने? क्या मिल रहा है? क्या मूल वेतन में वृद्धि हो गई? क्या सेवानिवृत्ता मिल रहा है? क्या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी? क्या मिल रहा है? क्या आपकी सेवा अब नहीं हो गई है? क्या कालवत प्रोन्नति मिलेगी? कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं। देखिए, जो संघर्ष नियोजित शिक्षक बन करके आपने किया है 20 वर्ष, अब यही लड़ाई वहाँ भी चल करके लड़ना है, यही लड़ाई वहाँ चल करके लड़ना है। जो लड़ाई यहाँ लड़े ना हम लोग, लड़ के यहाँ तक आए, सारा सुविधा जब मिलने का समय आ गया तो सरकार समझ गई कि अरे अब तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो ऐसा करो न, क्यों नहीं कि यहाँ से सबको हटा करके ही वहाँ कर दिया जाए, तो सारी सुविधाएं से ये वंचित हो जाएंगे और हमें वाहवाही भी मिलेगी। तो विशिष्ट शिक्षक बने, तो अगर आपने सक्षमता नहीं दिया है तो नहीं बने। अगर आपने परीक्षा दिया ही नहीं है, 3 में आवेदन किया है, नहीं दिया परीक्षा, तो नहीं बनिए। देने का बात सोच रहे हैं तो भूल के भी नहीं, अगर देने की बात सोच रहे हैं तो भूल के भी नहीं, अगर दे दिया तो फिर रोना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं दीजिए। ठीक है, आप देखिए, क्या प्रधान शिक्षक बने? अब ये सवाल है, जिन भाई बहनों का प्रधान शिक्षक में रिजल्ट आ गया है वो सोच रहे हैं क्या प्रधान शिक्षक बने या नहीं बने। कारण कि वो जो प्रधान शिक्षक बने हैं उसमें सभी नियोजित शिक्षक ही हैं, तो उनके अंदर ये चल रहा है क्या प्रधान शिक्षक बने। जिनका घर से दूर हो गया है, स्कूल मिला है और सारा सुविधा घर के पास ही नियोजित शिक्षक बन के रहने में था, तो मैं उनको कहूँगा कि प्रधान शिक्षक तब बने जब आप विशिष्ट बन गए हैं। अगर आप विशिष्ट बन गए हैं तो प्रधान शिक्षक बन जाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर विशिष्ट बन गए हैं तो प्रधान शिक्षक बन जाइए, आप विशिष्ट नहीं रहिए। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो प्रधान शिक्षक मत बनिए, फिर नियोजित शिक्षक ही रहिए। समझ गए? फिर से सुन लीजिए हमारी बात को। अगर आपने सक्षमता दिया, दे करके विशिष्ट शिक्षक बन गए, भले आपका ट्रांसफ़र भी हो गया है, स्कूल भी मिला है कहीं आसपास, बहुत दूर थे, मानते हैं कि दूसरे ज़िला में थे, फिर आए यहाँ, तब तो आपके लिए कुछ ठीक मान भी सकते हैं हम। जैसे मानते थे मधुबनी में आ गए, गया में थे, गया में चले गए सुपौल में, है ना, तब तो आपके लिए कुछ ठीक भी है। लेकिन अगर ज़िला के अंदर ही इधर उधर हैं तो आप नियोजित शिक्षक बने रहिए, प्रधान शिक्षक नहीं। यहाँ पर आपकी सेवा नई है, इसलिए इस पर विचार अभी मत करिए। जहाँ है वहीं रहिए, सारा सुविधा मिलेगा। और प्रधान शिक्षक में भी तो ज़्यादा पे स्केल नहीं है, सुविधाएं भी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो फिर बनने से क्या फ़ायदा। हाँ, अगर मन में ये लग रहा होगा कि प्रधान शिक्षक बनेंगे तो कुछ विशेष फ़ायदा हो जाएगा आज के डेट में, तो मैं आपको बता देता हूँ अपना अनुभव 20 साल का। आज के डेट में किसी भी प्रधान शिक्षक को 2-4-5 हज़ार रुपया घर से लग जाएगा विद्यालय को संचालन करने में। इस चीज़ को फिर सुन लीजिए कि अगर आप प्रधान शिक्षक बनने के लिए फ़ायदा के लिए सोच रहे हैं तो ये बात मन से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, एकदम बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। 5-6 हज़ार रुपया पूरे वर्ष में, ज़्यादा भी 10 हज़ार रुपया तक, किसी भी सीनियर से आप पूछ लीजिएगा, 10 हज़ार रुपया तक आपको विद्यालय संचालन में आपको घर से लग जाएगा। समझ गए? फ़ायदा तो 1 रुपया का भी नहीं। और नहीं तो आप बनिए नियोजित शिक्षक बन करके, छोड़ करके विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक बन रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा एगो डायरी में, 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला है। ठीक है? आने तो कमेंट करके बताइएगा कि भैया हम बने थे तो हमको इतना का फ़ायदा हुआ है प्रधान शिक्षक बनने में, तब हम जाने आपसे कि कौन सा योजना से आप पैसा कमा लिए हैं। कहीं नहीं है, छात्रवृत्ति है नहीं, पोशाक है नहीं, मध्याह्न भोजन NGO के माध्यम से जितना भी है कैशलेस है, पूरा स्कूल बिहार का टाइप से हाजिरी बनेगी। अब कैसे क्या कर लीजिएगा, फॉर्मेट है MDM का, उसमें सभी शिक्षकों की सहमति होना चाहिए, सभी शिक्षक उस पर, जहाँ पर अभी मध्याह्न भोजन बन रहा है
मैन्युअली जो स्कूल के माध्यम से, तो वहाँ सभी शिक्षक उस पर साइन करेंगे। कोई शिक्षक मानते हैं कि विद्यालय में उपस्थिति है 120 और आपने बना दिया है 170, कुल नामांकन है 240, ठीक है, कुल नामांकन है 240, ठीक है, और उपस्थित है मान के चलिए, ज़रा इसको समझ लीजिए, 120 है ना, बढ़ाकर बनाया अटेंडेंस मानते हैं कि 170, तो 50 बचे का पैसा जो है आपको बच गया, मानते हैं कि बच गया। लेकिन 120 बच्चा में 70 बच्चा आपने अगर बढ़ा दिया है तो सभी शिक्षकों का इस पर साइन होगा। जांच अगर हो गया, अगर जांच हो गया उस दिन विद्यालय का, और भौतिक उपस्थिति 120 ही रहेगी और 50 आपने बढ़ा दिया है, तो जान लीजिए कि पूरे महीने का 50 रुपये के हिसाब से काट करके आपके वेतन से उसकी भरपाई की जाएगी। और जो शिक्षक साइन कर दिए हैं फॉर्मेट पर, साइन किए हैं, तो उनका तो वेतन बंद होना तय है और उनका भी पैसा कटेगा। उन पर भी शो काउज होगा गठित, पर पत्र भी गठित हो सकता है। इसलिए कहाँ बेनिफिट है? कहीं नहीं है। और जो शिक्षक फॉर्मेट पर भौतिक उपस्थिति से अधिक हाजिरी बना रहे हैं या बनाइएगा, तो जाइएगा, इस चीज़ को जान ली तो जाइएगा, आपके पास कोई जवाब नहीं जुटेगा। बाद में ये नहीं कहिएगा कि हमको प्रधान शिक्षक कहे थे कि हाजिरी बना दो, ये कर दो, क्योंकि आप क्लास टीचर हैं, आप ही की उपस्थिति से वहाँ पर होगा। अगर उसमें से 120 उपस्थित है, 70 लिख दिए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं गलत है, 50 हम गलत क्यों करेंगे, तो आप साफ अगर उस फॉर्मेट पर आप लिख दीजिएगा कि भौतिक उपस्थिति ज़्यादा होने के वजह से मैंने साइन नहीं किया है, तो आप जान लीजिए कि उस दिन का खाना बनेगा भी ना, तो पेमेंट किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो जो भी सहायक शिक्षक हैं वो कान खोल करके सुन लीजिए, वीडियो मेरा जो देख रहे हैं, कभी भी बढ़े हुए उपस्थिति पर साइन भूल करके भी नहीं करिएगा, नहीं तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों, मेरी बात अगर गलत लग रही है तो कृपया इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद आगे आते हैं कि विशिष्ट बने या प्रधान, ठीक है, विशिष्ट बने या प्रधान बने। तो मैं यहाँ कहूँगा कि अगर आप विशिष्ट बन गए हैं तो प्रधान बन जाइए। ये भी नया है, वो विशिष्ट बनने से तो कुछ मिलेगा नहीं। प्रधान कम से कम सिग्नेचर मोहर तो करिएगा, एब्सेंटी पर साइन तो करिएगा, बस अब यही तो, इतना ही तो काम है। MDM अथी पर साइन तो करिएगा, फॉर्मेट पर साइन तो करिएगा, बस यही तो अंतर है। लेकिन अगर विशिष्ट बन गए हैं तो प्रधान बन जाइए। नियोजित हैं तो नियोजित रहिए, और अगर सक्षमता नहीं दिए हैं तो भी नियोजित रहिए। देने की बात सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, हड़बड़ा करके कोई काम नहीं करिए। सरकार तो हम लोगों को गुमराह करने पर तुली हुई है। थोड़ा इस पर और विस्तार से अगर आपके पास समय है तो आप ज़रा देख लीजिए कि प्रधान भर से नियोजित शिक्षक, हम आपका लाभ हानि आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद इस समय क्या है कि क्या नियोजित शिक्षक बने या प्रधान शिक्षक, बेहतर विकल्प क्या होगा। सरकार देख रहे हैं कि विशेष शिक्षक के लिए दनादन सक्षमता परीक्षा ले रही है, तो यहाँ पर प्रधान शिक्षक पद को लेकर भी शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बन गई है। तो आइए जानते हैं पूरा मुद्दा को और भी ज़्यादा विस्तार से। नियोजित शिक्षक जो हैं वो वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उन्हें वर्तमान में उनको सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि, 8वां वेतन का लाभ और नियुक्ति तिथि से EPF का लाभ मिलने वाला है। वो उसके बाद स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नति भी होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रमोशन में भी वरीयता का लाभ मिलेगा इनको। दूसरे तरफ है कि अगर प्रधान शिक्षक हैं, हाल में अगर आपकी नियुक्ति होने वाली है, तो इन्हें इन सारे सुविधाओं के लिए प्रधान शिक्षक को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ये शिक्षक अभी नई सेवा में है, सेवा निरंतरता की गिनती आपकी होगी नहीं, वेतन वृद्धि भी फिलहाल अभी होना नहीं है। सेवा का लाभ के लिए लंबा प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया है। देखते होंगे कि फिर कहेगा कि ठीक है, इसके लिए बोर्ड बनाएंगे, कमेटी की गठन होगा, फिर विचार करेंगे। यही विचार करते करते तो हम आप
25 वर्ष 20 वर्ष गुजार दिया। अब आगे थोड़ा देखते हैं इसमें। अगर आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बनना चाहते हैं तो आप प्रधान शिक्षक का मार्ग को चुनें। ठीक है, अगर आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बनना चाहते हैं तो आप प्रधान शिक्षक का मार्ग चुनें। ठीक है, और उसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर प्रधान शिक्षक ही बनना चाहते हैं और पुराना सेवा समाप्त करना चाहते हैं नियोजित शिक्षक से, तब आप फिर नियोजित शिक्षक बने, प्रधान शिक्षक नहीं बने। इसलिए नियोजित शिक्षक बने रहने में ही ज़्यादा फायदा है, प्रधान शिक्षक से भी ज़्यादा नियोजित शिक्षक बने ही रहने में ही ज़्यादा फायदा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी बात आपको सूट नहीं कर रही होगी तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन असलियत यही है। आप अपने दिल पर हाथ धर करके सोच लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जहाँ जा रहे हैं जाइए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। और अगर नियोजित शिक्षक हैं तो उन पर भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बरस रही है, अल्लाह की कृपा ऐसे ही बरस रही है। इसलिए नियोजित शिक्षक बने रहने में ही अभी फ़िलहाल ज़्यादा बेहतर है। और सरकार के इस चाल को समझिए, आखिर इतना अंधाधुंध तूफान क्यों मचा करके रखी है सरकार। थोड़ा इस नीति को, इस सरकार के इस चाल को तो समझिए कि हम लोग कितने धोखा में जा कर के फंस रहे हैं। इसलिए वक्त को समझिए, समझदार बनिए, चौकन्ना बनिए, ताकि आप धोखा नहीं खा सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तमाम शिक्षक भाई बहनों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहे आप प्रधान शिक्षक हैं, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हैं, या फिर नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, या फिर आप शिक्षा सेवक हैं, सफाई कर्मी हैं। क्योंकि मैं ये चैनल विद्यालय परिवार के लिए बनाया हूँ और विद्यालय परिवार से जुड़ी समस्याओं को, विद्यालय परिवार से जुड़े हुए बातों को मैं लेकर आपके समक्ष आता हूँ, ताकि हमारा विद्यालय परिवार, चाहे वो प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, सहायक शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, बीपीएससी वाले भाई बहन हों, में हमारा सारे लोग, तो शिक्षा सेवक हों, तालमे मरकज हो, सफाई कर्मी हो, रसोईया हों, सब कोई एक सेफ और सुरक्षित परिवार हमारा विद्यालय हो, ताकि हम सभी एक बेहतर माहौल में पठन पाठन का कार्य करें और बिहार जो है अपना प्रगति इसी तरह से फैलाते रहे, दोहराते रहे और प्रगति के मार्ग को अपनाते रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट, अपना विचार जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। आपका विचार के लिए हम पलके बिछा करके इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।